हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आज के टास्क का सलूशन। ये आपका टास्क दिया गया था, जैविक खेती की महत्ता। ये आपका ऐसे है। प्रियंका यादव ललितपुर से यूपी पीएससी 2024 की एस्पिरेंट्स हैं, ये लिखती हैं। तो इनके ऐसे का फुल एनालिसिस करेंगे। जो साथी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं वो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके आप इन बैच का मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के ऐसे का फुल एनालिसिस। जैविक खेती की महत्ता। सबसे पहले प्रस्तावना आएगा। आज न सिर्फ भारत में अपितु समूचे विश्व में जैविक खेती के लिए लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जैविक खेती जहां पर्यावरण हितैषी है वहीं ये अच्छे स्वास्थ्य की सौगात भी है। जैविक खेती ने सिर्फ फसल उत्पादन में लागत कम करने और उपज बढ़ाने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि मृदा, जल और समग्र रूप में पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हुई है। जैविक खेती आधुनिक खेती से भिन्न खेती की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं शाकनाशकों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। वस्तुतः खेती की इस पद्धति में प्रकृति के अनुरूप फसल उत्पादन किया जाता है। तो इन्होंने ये प्रस्तावना में लिखा है, जैविक खेती की परिभाषा बताई है और जैविक खेती कैसे की जाती है इसका तरीका बताया गया है। तो ये आपका प्रस्तावना काफ़ी ठीक है। अ, सही सुनियोजित तरीके से आपने इसको लिखा है। आगे देखेंगे मुख्य विषय। इसके तहत उचित फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं का गोबर, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद एवं अन्य जैविक तरीकों का इस्तेमाल कर भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाकर या उर्वरता को बढ़ाकर पौधों में पोषण प्रदान किया जाता है। जैविक खेती के तहत कीट पतंगों एवं खरपतवारों को भी जैविक विधि द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रसायन का प्रयोग करने से हमारे जो उपज है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे जो पोषक तत्वों की वजह से उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। अ, आगे इसमें देखेंगे। इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों एवं शाकनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ना तो कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं, ना तो शाकनाशक या फिर रसायन जो भी होते हैं, खाद वगैरह इसमें यूज नहीं करते हैं। जैविक खेतों को प्रकृति के अनुरूप या प्रति झुकाव वाली कृषि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो जैविक खेती है इसमें घरेलू खाद का जो गोबर गैस जिससे बनती है, तो जो गोबर होता है उसे गैस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और वही गोबर खाद के रूप में परिणत होकर के हमारे खेतों में डाली जाती है और वहाँ से उत्पादन हो जाता है। आगे देखते हैं, बाकी मैं बाद में इसको समराइज में बताऊंगा कि जैविक खेती के क्या क्या महत्व है। भारत में जैविक खेती की आवश्यकता वाले बिंदुओं पर विचार करें तो रासायनिक आधार वाली खेती ने कृषि के मूल ढांचे को ही नष्ट करना शुरू कर दिया है। रासायनिक खेती मृदा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि का कारण भी बनती जा रही है। अधिक लागत होने के कारण यह किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं हो पा रही है। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि प्रणाली में जैविक घटकों का प्रयोग होता रहा है। इस तथ्य को यहाँ की कृषि संरचना को देखकर भली भांति समझा जा सकता है। जैविक कृषि कृषि आधारित उद्योगों के लिए भोजन एवं और फील्ड फीड स्टॉक की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आदर्श पद्धति है। यह सतत पद्धति या सतत विकास लक्ष्य 2 यानी भुखमरी को समाप्त करने के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना है। जैविक उत्पादों में पोषकों की उच्च मात्रा होती है, इसलिए उन उत्पादों में भारत अपनी भुखमरी और कुपोषण की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग से कृषि भूमि बड़ी मात्रा में बंजर होती जा रही है। जैविक कृषि इस समस्या का भी समाधान बन सकती है। आगे पैराग्राफ में प्रियंका लिखती हैं, भारत में जैविक कृषि के लिए संभावनाओं की भी कमी नहीं है।
उत्तर पूर्व भारत पारंपरिक रूप से जैविक कृषि के अनुकूल रहा है। यहाँ रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। सिक्किम जैविक खेती को पूर्णतः अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। वर्तमान सरकार द्वारा जनजाति और द्वीपीय क्षेत्रों में भी कृषि के जैविक तरीकों के आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत वैश्विक जैविक बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। भारत में प्रमुख जैविक निर्यातों में शामिल तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें रहे हैं। एपीडा के अनुसार विश्व में जैविक खेती की फसल दूसरी सबसे बड़ी भूमि भारत में है और भारत दुनिया में जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको पता होगा जो सिक्किम राज्य है, ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का प्रथम जैविक राज्य बना था 2013 में। तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकती हैं। ये जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में है। वर्ष 2022-23 में भारत में जैविक उत्पादों का कुल उत्पादन 3.6 मिलियन टन था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जैविक उद्योग की नियत क्षमता वर्ष 2032 तक $8.9 मिलियन हो सकती है। आगे पैराग्राफ में ये लिखती हैं, जैविक कृषि के लाभों की बात करें तो इसमें ये इस पैराग्राफ में ये जैविक कृषि के बेनिफिट्स या फिर लाभ बताती हैं। इससे टिकाऊ पोषण कृषि को बढ़ावा मिलेगा तथा संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा। साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक सिद्ध होगा और उत्पादन की मात्रा ही नहीं, गुणवत्ता में भी वृद्धि हो सकेगी। अन्य लाभों में बाजार में हर्बल उत्पादों की पूर्ति होगी, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आएगी, सुरक्षित खाद्य चक्र पूरा हो सकेगा, टिकाऊ हरित संपोषणीय व सतत विकास मॉडल को मजबूती मिलेगी, जैविक आधार जैव विविधता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जैविक कृषि के विस्तार से नए नए फूड प्रोसेसिंग संयंत्र लगेंगे जिससे रोजगार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, फलस्वरूप निर्यात में भी वृद्धि होगी। जैविक बेहतर मृदा जीव विज्ञान और कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के साथ ही कार्बन व नाइट्रोजन के फुटप्रिंट को कम करेंगी और पानी का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रकार ये भारत में 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश होने के लक्ष्यों के अनुरूप है। 2070 में शून्य कार्बन जो देश बनने की एक प्रतिज्ञा ली गई है या फिर टारगेट रखा गया है, वो जैविक कृषि के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी आसानी होगी और उसमें मदद मिलेगी। जैविक कृषि चरम मौसमी घटनाओं से कृषि को लचीलापन प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय को बनाए रखने में सहायक सिद्धि होगी। जैविक कृषि की कुछ चुनौतियां भी हैं। अब जैविक कृषि के ये नेगेटिव पॉइंट लिखती हैं। जैविक कृषि की कुछ चुनौतियां भी हैं जिनके कारण किसान इसे अपनाने में संकोच करते हैं। इसमें देखो क्या क्या कमियां हैं या फिर क्या क्या चुनौतियां हैं, ये देखेंगे। प्रमुख चुनौतियां इसमें जैविक कृषि से जुड़ी कृषि तकनीक हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण का अभाव होना, जैविक खाद की उपलब्धता में कठिनाई, वित्तीय सहायता का अभाव, कृषि जोतों का विघटित एवं छोटा आकार होना, पूर्व की रासायनिक खेती ने जैव आधार को नष्ट कर दिया, अतः उसकी पुनर्स्थापना करना। ठीक, ये सारे इन्होंने नेगेटिव पॉइंट बताए हैं। अब नेगेटिव पॉइंट के बाद में समाधान बताना है। सरकार ने जैविक कृषि के विकास में व्याप्त चुनौतियों के समाधान तथा इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक भगीरथ प्रयास किए गए हैं, जिनमें सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु परंपरागत कृषि विकास मिशन, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, पीएम फसल बीमा योजना, एक जिला एक उत्पाद, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विशेष उत्पादों की अधिक दृश्यता और बिक्री को प्रोत्साहन करना है ताकि जिला स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो सके। इसके अतिरिक्त मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये कंक्लूड कर रही हैं इसको, ऐसे को। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, पीएम प्रणाम योजना 2023-24, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज
वर्ष घोषित करने के लिए अथक प्रयास करना। जुलाई 2024 में भारत सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के निर्यात और बढ़ावा देने के लिए ताइवान के साथ समझौता करना आदि प्रमुख है। ये जैविक कृषि की महत्ता पे उसका समाधान बता रही है। जो लूप होल्स थे, इसमें चुनौतियां थी, उनका समाधान इन्होंने बताया है। लास्ट पैराग्राफ ये कंक्लूड का है, कंक्लूजन करेंगे इस ऐसे का। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैविक खेती के लाभकारी स्वरूप के कारण इसे जिस तरह से पूरे देश में प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, इससे ध्वनित होता है कि जैविक खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और खेती की यह पद्धति वक्त की जरूरत बन चुकी है। यह खेती की सुरक्षित, किफायती एवं स्वास्थ्यवर्धक पद्धति है, जिसे अपनाकर हम बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं तथा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों एवं कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 2047 तक एवं विकसित राष्ट्र बनकर वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनने के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इसे को पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में मेन थीम बताई, कारण बताए, लाभ बताए, नुकसान क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उनका समाधान भी इन्होंने बताया। उसके बाद में अच्छे से कंक्लूड भी किया है। तो यहाँ पर इन ओवरऑल सारी चीज़ें सही हैं। तो ये PCS में 50 नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ से इनको 40 प्लस मार्क्स आराम से मिलेंगे। इससे कम नंबर नहीं मिलने वाले। अगर ऐसा ये लिख करके आती है तो 40 मार्क्स आराम से 50 में मिल जाएंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से अभी तक जुड़े नहीं हैं और मेंस पेड बैच या फिर फिल्म पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो वो PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर इन सारे बैच की डिटेल्स मिलेगी और पेमेंट करने के बाद मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। हमारे पेड बैच काफ़ी सस्ते रहते हैं और मैक्सिमम लाभ अर्जित करने वाले होते हैं। तो जो लोग जागरूक कैंडिडेट हैं या जो मैक्सिमम लाभ अर्जित करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अपर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो हमारे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर अपने मैसेज छोड़ेंगे कि आपको पेड बैच लेना है, तो आपको वहाँ पर संपर्क करके पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।